सरकारी स्कूल में हमारे जितने दलित समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं, इनका भविष्य चौपट है। ये प्रोपेगेंडा है कि किसी तरह दलित के बच्चे उस शिक्षा प्राप्त नहीं करें, इनकी आरक्षण के सीट खाली के खाली रह जाए। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब आए थे, तो बोल रहे थे पिछले बार जो आए थे 2014, मैं मोतिहारी का चीनी मिल का चीनी खा के जाऊंगा। तो उनका कार्यालय खत्म हो गया, चीनी की स्वाद अभी तक नहीं आई, वो भी जुमले में रहे। उनका बात खाली जुमले में रहता है। हाँ, और जो है अभी बोले हैं मोतिहारी को मैं वो बनाऊंगा, तो मुंबई बनाऊंगा। अच्छा। तो ये खाली उनका ढकोसलाबाजी है, धरातल पर कुछ नहीं है। ये होने वाले जब चीनी मिल का चीनी नहीं लोगों को उपलब्ध करा सके, तो मुंबई को मोतिहारी को मुंबई कैसे बनाएंगे? ये सोचने वाली बात है। बिहार में हमने देखा कि कई सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो आपने देखे कि जो लोग हैं अपने परिवार के परिजनों को कांधों पर लेकर अस्पताल पहुंच रहे। ये चीजें है क्या? ऐसा कुछ हुआ है? ये चीज नेशनल चौपाल की चुनावी यात्रा आ पहुंची है ढाका विधानसभा में। मेरे साथ इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के ढाका विधानसभा के प्रत्याशी सिकंदर भारती जी है। जानेंगे समझेंगे कि किस तरीके से ढाका विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी अपनी चुनावी दावेदारी रख रही है। भारतीय जनता पार्टी के जायसवाल ये चुनावी मैदान में हैं और पवन कुमार जायसवाल ये इस वक्त प्रत्याशी के तौर पर सियासी मैदान में हैं, विधायक रह चुके हैं और खास तौर पर आरजेडी भी मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ेगी, क्या कुछ इस विधानसभा में होगा, कितनी समस्या है, तमाम चीजें समझेंगे। सर आपके बारे में बताइए, आप क्या काम करते हैं और ये चुनावी मैदान में आप है कैसे क्या? जी धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज पार्टी। सर मैं पेशे से किसान हूँ और किसानों को बहुत सारा समस्या है। किसान को समय पर खाद नहीं मिलती, बीज नहीं मिलती, किसान परेशान रहते हैं, खाद बिचौलिया ले जाता है, ये किसानों की समस्या है। जनता हमें सपोर्ट करती है तब मैं इस पर ध्यान दूंगा और किसानों को खाद और बीज समय पर उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। पिछले 5 सालों में हम देख रहे हैं कि पवन कुमार जायसवाल जो आपके विधानसभा के विधायक रहे, कितना काम हुआ है उनके जरिए, क्या कुछ किया है पिछले 5 सालों में? सर मैं देख रहा हूँ काम कम हुआ है, ज़्यादा शिलान्यास हुआ है। हाँ, और काम भी हो रहा है तो कोई उसका देख रेख नहीं, अपने हिसाब से काम करता है लोग। हमारे गांव में पुल बन रहा है, पुल का वही स्थिति है। हाँ, वही स्थिति मतलब कैसी? मैंने काम ठीक से नहीं हो रहा है। हाँ, उसमें सब लोग आते हैं जाते हैं, देखते हैं ऐसे ढला लो ऐसे ढला, इतना मटेरियल देना है, लेकिन काम वो अपने हिसाब से करता है लोग। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला। काम तो हो रहा है पर उसमें एक्चुअल जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। नया स्कूल, नया अस्पताल जो बात कहती है नीतीश कुमार की सरकार और आरजेडी के लोग, हम करेंगे सत्ता में, यानी क्या, तो पवन कुमार ने ऐसा कुछ किया? नया स्कूल नया अस्पताल तो बन रहा है पर सुचारू रूप से ये काम नहीं हो रही। सरकारी स्कूल का शिक्षा चौपट है। सरकारी स्कूल में हमारे जितने दलित समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं, इनका भविष्य चौपट है। ये प्रोपेगेंडा है कि किसी तरह दलित के बच्चे उस शिक्षा प्राप्त नहीं करें, इनकी आरक्षण के सीट खाली के खाली रह जाए। स्कूल में तो पढ़ाई तो होती होगी? पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई के नाम पर खाली खाना पूर्ति होता है। कैसे बताइए थोड़ा सा। बच्चे जो है जाते हैं, बच्चे खाली इधर उधर घूमते हैं, ढंगर पढ़ाई नहीं होता है। इसलिए जो है मैं यदि अब जनता हमें सपोर्ट करती है तो मैं पूरा स्कूल को जो है, मैं सबसे हमारी प्राथमिकता रहेगी कि मैं स्कूल को सुचारू रूप से लागू करवाऊं। हाँ, संविधान के दायरे में रह के मैं स्कूल का काम पूरा। अस्पताल की बात हम कर रहे थे, अस्पताल नया बना है पिछले 5 सालों में? अस्पताल बना है, जो फैसल अमान थे उनके जमाने में बना है, उनके टाइम में। अच्छा, जो आरजेडी के विधायक रहे? विधायक थे। अच्छा, पवन कुमार जायसवाल ने नहीं बनाया जो बीजेपी से है? ना, इनके रिजिम नहीं बना, उनके रिजिम बनाया फैसल जी का। तो कितनी जरूरत है, अगर अस्पताल नहीं है पूरी विधानसभा में तो क्या क्या समस्याएं होती है? अगर मान लीजिए अगर कोई गर्भवती महिला है, छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग है, उनकी अगर आपातकालीन समस्या, आपातकालीन स्थिति अगर आती है, उनकी तबीयत खराब होती है तो फिर क्या होता है उस समय? अस्पताल सर हमारे समझ से अस्पताल हर पंचायत में होना चाहिए, मिनी अस्पताल। रात में बाई दे गाड़ी नहीं मिला तो लोग अपने बाइक से किसी तरह करके पंचायत में चला जाएगा। इतनी बारिश होती है, इतनी वो दूर है, 8-9 किलोमीटर 10 किलोमीटर। इसलिए सरकार जो है ये हर पंचायत में अस्पताल की व्यवस्था करे और खासकर गरीबों को, दलितों को, शोषित को, वंचित को इसका फायदा मिले।
बिहार में हमने देखा कि कई सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो आपने देखे कि जो लोग हैं अपने परिवार के परिजनों को कांधों पर लेकर अस्पताल पहुंच रहे, ये चीजें है क्या, ऐसा कुछ हुआ है? और ये चीज़ें है, ढाका में भी होता है। कई बार इमरजेंसी रहता है, कोई गाड़ी नहीं मिलता है तो अपने बाइक से अपने किसी तरह आता है जाता है लोग। हाँ, और फ़ोन का ज़माना है, फ़ोन नहीं लगता है, गाड़ी नहीं पहुंचती है तो आदमी किसी तरह अरेंज करके हॉस्पिटल पहुंचता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे जनता हमें सपोर्ट करेगी तो मैं हर पंचायत में हॉस्पिटल खोलने का काम करूँगा। चलिए रोजगार की हम थोड़ी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो युवा है किस तरीके से एजुकेशन ले पा रहे, क्योंकि बिहार को लेकर तो बड़ी बड़ी बातें कही जाती है। रोजगार के क्या यहाँ पर स्थानिक तौर पर तमाम चीजें देखने को मिलती है? रोजगार सर यहाँ कुछ नहीं, यहाँ के सारे किसान खेती पर निर्भर है। सारे यहाँ पलायन करता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई सूरत जाता है, कोई मुंबई जाता है। हाँ, रोजगार के नाम कोई चीज़ नहीं है। इतने दिन से मैं देख रहा हूँ, किसी की भी सरकार रही हो लेकिन कोई भी कल कारखाना यहाँ बना है। हमारे बगल के जिले में, हमारे जिले में चीनी मिल था, उसको लोग बंद कर दिया। क्यों? ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब आए थे तो बोल रहे थे पिछले बार जो आए थे 2014, मैं मोतिहारी का चीनी मिल का चीनी खा के जाऊंगा। हाँ। तो उनका कार्यालय खत्म हो गया, चीनी की स्वाद अभी तक नहीं आई, वो भी जुमले में रहे। इसलिए मैं, चलिए चीनी मिल में जो लोग लगे थे वो मोतिहारी से ही होंगे, वो आपके ढाका विधानसभा से? हाँ, ढाका से पूरे जिले से लोग थे, वो वर्कर जो रहते हैं। इन सबको स्थिति आती है, सब लोग अपने अपने बेरोजगारी हालत में जी रहा है, कोई रोजगार नहीं। मोदी जी जो बात कहते हैं वो तो पूरा करते हैं वो? नहीं, उनका बात खाली जुमले में रहता है। हाँ, और जो है अभी बोले हैं मोतिहारी को मैं वो बनाऊंगा तो मुंबई बनाऊंगा। अच्छा। तो ये खाली उनका ढकोसलाबाजी है, धरातल पे कुछ नहीं है। ये होने वाले जब चीनी मिल का चीनी नहीं लोगों को उपलब्ध करा सके तो मुंबई को, मोतिहारी को मुंबई कैसे बनाएंगे, ये सोचने वाली बात है। हम जब बात करते हैं सुरक्षा की तो महिलाओं की सुरक्षा बड़ी प्राथमिकता की तौर पर हो जाती है। कितनी महफूज मानती है महिलाएं अपने आप को ढाका विधानसभा में, मोतिहारी में, बिहार में? कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसमें जो है थोड़ा सा माने अपने अपने दम पर लोग काम कर रहा है। पुलिस प्रशासन तो काम करता है। प्रशासन तो काम करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये होना चाहिए। इसलिए प्रशासन थोड़ा सा ध्यान दे और इस पर सुचारू रूप से काम करवा, अपने संविधान के दायरे में रह के प्रशासन को वो करे। चलिए, आपको बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है ढाका विधानसभा से, तो किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, किसके साथ आपकी टक्कर होगी? जी, बहुजन समाज पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया। मैं पार्टी का कैडर हूँ। मैं कितने सालों से पार्टी में हैं? मैं 2013 से पार्टी में हूँ। मैं पार्टी का मानवर श्री कांसीराम साहब की नीति और विश्वास को पढ़ा, माननीय बहन जी का नीति और विश्वास पे भरोसा करता हूँ। पार्टी ने मुझे जो जिम्मेवारी दी है मैं उसको 100% लागू करूँगा और मैं फक्र करता हूँ कि मुझे जो पार्टी इस लायक समझी, हमें प्रत्याशी बनाई। मैं धन्यवाद करता हूँ बहन जी का, धन्यवाद करता हूँ आकाश सर का, धन्यवाद करता हूँ अनिल चौधरी प्रदेश प्रभारी, सांसद रामजी गौतम जी, लालजी मैदान, सारे भारत बिहार के टीम को, सारे पार्टी के टीम को मैं जय भीम नमोदय करता हूँ जो उन्होंने हमें इस लायक समझा, हमें पार्टी दे। मैं 100% खरा उतरूंगा। जय ये भीम। बात आपसे जान लेते हैं कि अब बसपा ने आपको टिकट दे दिया है, आप चुनावी मैदान में हैं, तो कैसे लड़ेंगे? क्या वो समीकरण है, आपके पास में सीमित संसाधन है, या फिर क्या तौर तरीका होगा कि जिसके कारण आप ये चुनावी मैदान में हैं और साथ ही साथ अच्छी टक्कर दे पाएंगे? जी देखिए, हमारे पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का ये विचारधारा रहा। हमारा पार्टी, हमारा श्री मानवर कांसीराम साहब एक नोट एक वोट के मैंने वो करके चुनाव लड़ते थे, उसी उनके सिद्धांत पे मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, पार्टी हमें जिम्मेवारी दी है, मैं इसको एडजस्ट करके अरेंज करके मैं चुनाव लड़ूंगा, ढंग से लड़ूंगा, जितना मेरे से बनेगा तन मन धन से। पार्टी को निराशा नहीं होने दूंगा, पार्टी पे खराब उतरूंगा। पार्टी का निर्णय हमारा सर्वोपरि है। चलिए, आखिरी बात आपसे जान लेते हैं कि इस विधानसभा में जिस तरीके से आप चुनावी मैदान में हैं, लड़ते हैं, जीतते हैं, तो क्या वो ऐसे काम होंगे जो प्राथमिकता के तौर पर आपके माध्यम से किए जाएंगे आपके विधानसभा के लिए? मैं चुनाव जीतता हूं तो हमारी सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी जो सरकारी स्कूल का शिक्षा चौपट है उसको पुनः सुचारू करूंगा। हमारे दलित, शोषित, अति पिछड़ा, अन्य पिछड़ा जितने हमारे लोग हैं, सबके बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़ के MBBS करेंगे।
इनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ने नहीं पड़ेगी। हाँ, तब जाके हमारा जो है रोजगार भी मैं वो करूँगा। हमारे समाज के लोग यहाँ अपना काम करेंगे और बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अपनी ढाका विधानसभा की तमाम जनता मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? मैं ढाका विधानसभा के तमाम जनता मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ कि मैं सिकंदर भारती, आपका बेटा, आपका भाई, आपका लाडला, मैं चुनाव में हूँ। हमें सपोर्ट करके हमें जिताइए और मैं आपको आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। इतना ही कहकर मैं अपने बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जी जय मानव कांशीराम साहब, जय बहन कुमारी मायावती जी, जय भाई आकाश आनंद जी, जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी ने सिकंदर भारती इन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। पवन कुमार जायसवाल बीजेपी के प्रत्याशी है। आरजेडी ने भी अपने प्रत्याशी को सियासी मैदान में उतारा है। क्या कुछ होगा भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के प्रत्याशी के साथ, और सीधी टक्कर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सिकंदर भारती जो चुनावी मैदान में इस वक्त नजर आ रहे हैं, मजबूती से चुनाव लड़ने की पूरी दावेदारी इनकी है। परिणाम क्या होंगे वो तो 14 तारीख को, 14 नवंबर को पता चलेंगे। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं, हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।